प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में आपने देखा कि हरिशंकर प्रसाई ने किस प्रकार का व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे साहित्यिक विरोधा कि आप बिना फोटो खिंचाए रह सकते थे, लेकिन आपने क्यों ये जूता जो है फटे हुए जूते में जो है तुमने फोटो खिंचवाया। क्या तुम लोग मांगी हुई वस्तुओं से कामचार समाज में चला लेते हैं? क्या आप एक जूता भी नहीं मांग सकते? मंगाई के कौन से लोग विवाह कर लेते हैं, मोटर से बारात निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि पत्नियां भी बदल लेते हैं। आप एक जूता नहीं बदल पाए। आप क्या जूते के महत्व को नहीं जानते? आज देखिए, तमाम राजनीतिक पत्रकार जो भी हैं जूते उछाल देते हैं, जूते फेंक देते हैं। प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। विचारक ने आप पूर्व भाग में मैंने बताया था कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की पहचान उसके जूतों से होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि कपड़ों के अनुपात में हमेशा कम होता है। यही बात इस भाग में बताना चाहते हैं। सभी पेज नंबर 62 से थर्ड पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है जो कि सर पे रहती है। 8 आने उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज के परिवेश के हिसाब से तो कुछ अलग होंगे। टोपियाँ भी 100 रुपये से ऊपर होंगी मिनिमम। तो कहते हैं कि उस जमाने में 8 आने की, क्योंकि एक एक आने का महत्व होता था। चांदी के सिक्के चलते थे। काफ़ी 1 रुपये आज 1600 रुपये 1700 रुपये प्रति जॉर्ज पंचम का सिक्का ले जाइए, उसकी कीमत हो जाती है। पहले आज के लोग हंसेंगे, अरे 1 रुपये आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले ज़माने के 1 रुपये आज कितनी कीमत है। तो पहले की हर चीज़ें कीमती थी, चाहे वो इत्र हो, मित्र हो, चरित्र हो, चाहे कोई भी धरोहर हो। पहले लोग मित्रता की भी बड़ी कीमत समझते थे। आज तो बस दोस्ती नफा के लिए हो। पहले की हर चीज़ें, इत्र में भी बहुत सुगंध होती थी, आज भी इत्र हैं तमाम भेज आपको अन्य से जैसे अलग से फीलिंग होगी। पहले के इत्र भी होते थे, मिलावट नहीं होती थी। और मित्र चरित्र भी पहले के लोगों का और आज के लोगों में बदला ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आज लोग, बहुत सारे लोग बुरे हो गए, आज भी अच्छे हैं, तभी दुनिया है, लेकिन बदलाव हो चुका है। काफ़ी चीज़ बदल चुकी है पहले के ज़माने और आज के ज़माने में। कहते हैं कि टोपी 8 आने में आ जाती, और जूते भी उस ज़माने में टोपी से हमेशा कीमती है। आज भी टोपी 100 रुपये में पालेंगे, जूता 500 1000 में मिलेगा। आज भी टोपी से अधिक मूल्य किसका है? जूता का है। जूता हमेशा, चाहे जमाना कोई हो, हमेशा कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूतों पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं चली। तुम भी लगता है कि टोपी तुमने लगाई है मोटे कपड़े की, कहानी के प्रारंभ में देखी, लेकिन जूता तुम भी लगता है मूल्य के बारे में सोच रहे थे कि टोपी ज़्यादा कास्टली है, इसके बारे में टोपी कम कास्टली है, कम मूल्य वाला है। जूता को आसानी से नहीं बदल पाएंगे, टोपी तो आसानी से बदल सकेंगे। मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग परिवर्तक हो, ना जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा इतनी बड़ी अवार्ड, नाम इतना बड़ा। एक विचारक ने कहा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम सुनते ही काम हो जाए, व्यक्ति का नाम हो जाता है। अब प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम, पहले चाय बेचते थे, लेकिन इतना अच्छा काम किए कि मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। काम कुछ जरूर किया होगा, तभी व्यक्ति नहीं कि हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन बॉटम से भारत का लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को राजा का लड़का राजा होगा ये बात नहीं है। हर व्यक्ति जो बॉटम पे है ऊंचाई पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक अधिकारों ने दिया है हर व्यक्ति को। तो काम को सरोपर करिए, काम ही सरोपरि होता है, इसलिए नाम हो। कहते हैं आपका नाम इतना अधिक है क्योंकि आपने काम किया है, तो आपका नाम हुआ है। तो नाम को बचाना भी, नाम तो बहुत हो गया, नामी ऊंचे दुकान फीके पकवान, दुकान का नाम बहुत हो गया, और फिर पकवान कैसे बनने लगे, फीके बनने लगे ना, इनके दुकान पे मत जाइए। अब इनके पकवान फीके होने लगे हैं। केवल नाम बनाना बचाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ईश्वर ने आपके नाम को ऊंचा कर दिया, लेकिन उसको बचाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं,
मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, अंगुली बाहर नहीं निकलती है, लेकिन नीचे का तलवा फटा है, अंगूठे के नीचे का तला फटा है, बस मैं ही देख सकता हूँ, नीचे का तला बॉटम सोल जिसे कहते हैं फटा है, अंगूठा जमीन से खिसता है, पैनी मिट्टी जहाँ खुरदुरी मिट्टी है वहाँ से रगड़ खा के लहूलुहान हो जाता है, बस दिखाई नहीं देता है, लहूलुहान हो जाता है, नीचे तलवा भी फटा है। देखिए ये भी समझता नहीं, साहित्यकार है भाई, सब कुछ समाज को अर्पित कर देते हैं, समाज को बदलाव, कोई भी साहित्यकार होगा, क्यों साहित्य पढ़ाया जाता है? आज वैज्ञानिक युग है, हम सारे वैज्ञानिक सब्जेक्टों को लगा देते, क्यों? क्योंकि जानते सब कुछ पढ़कर भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है संस्कारों का, सबसे अधिक है चरित्रों का, दया, सहानुभूति। ये विश्व के कौन ऐसे कैप्सूल है, कौन ऐसे टैबलेट है जो आपकी सहानुभूति विकास करेंगे, ईमानदारी करेंगे? यही साहित्य का कैप्सूल जो ठीक करेगा। लेकिन साहित्य का व्यक्ति हमेशा ऐसे ही होता है जो दूसरों को कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति रखता है। और सबसे परसाई भी कहते हैं, मैं यहाँ पे टिप्पणी कर रहा हूँ प्रेमचंद के ऊपर, लेकिन मेरा भी जूता ठीक नहीं है, बस अंतर क्या है, आपकी उंगली बाहर है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, मेरा तलवा फटा है, मेरी उंगली दर्द हो रही, पूरा तला छिल जाएगा, छिल गया है पर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा खिंचता है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, लोग पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। देखिए अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, व्यक्ति अंदर से कितना बदलाव होता है, घर दरवाजे सब कुछ। एक यशपाल की एक कहानी है पर्दा, उसमें वो व्यक्ति कर्जा लिया रहता है, उसके पर्दे घर में जिसमें पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते थे, उस घर में पर्दा टंगा था, तो समझा बहुत धाराड, उस पर्दे पे उसको कर्जा मिल जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति बड़ी अंदर खराब रहती है क्योंकि उसके पूर्वजों का था, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने आगे नहीं ले गए थे, वह रोज रोज मांगने जाता है, लेकिन जल्ला के उस पर्दे को खींचता है, अंदर की हालत देखता है, अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियां, बर्तन बाड़े सब अभावग्रस्त, उस दिन से मांगना कर्जा छोड़ देता है। और वो भी व्यक्ति पर्दा टांगना छोड़े। यशपाल जी की रचना है पर्दा, काफ़ी संस्कृत कर देती है समाज कि जो व्यक्ति अंदर हो वही बाहर दिखे। दिखावे की दुनिया बड़ी खतरनाक होती है, दिखावा व्यक्ति को परेशान कर देता है, इसलिए कभी भी दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए, दिखावे से हम सभी को बचना चाहिए। इसलिए कहते हैं तुम जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी में इस तरह कभी न खिंचाओ, तुम तो फोटो खिंचा लिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर दिखावा नहीं है। और शंकर प्रसाद कहते हैं मैं फटा जूता पहन के कभी भी जूता नहीं खिलवा, चाहे मेरी जीवनी। देखिए हर सबका फोटो खींचता है ना, जैसे किसी की जीवनी होती है, हर शंकर प्रसाद की जीवनी है तो उनका फोटो छपा है, तो कहते चाहे मेरी जीवनी बिना फोटो के कोई छाप दे, लेकिन मैं कभी भी फटे जूते। लेकिन लगता है कि तुम्हारी ये मुस्कान कोई न कोई टिप्पणी करती है, कोई न कोई व्यक्त करती है और मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब, कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का हो गया गोदान? होरी का गोदान हो गया। आप जानते हैं गोदान गाय के चक्कर में उसकी एक मजदूर था, किसान था, और वो चाहता था एक गाय दान दे दे, लेकिन उसके पास मजदूर था, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वो गाय दान दे दे। क्या मतलब है? तुम्हारी मुस्कान में बता रही है कि इस समाज में होरी जैसा व्यक्ति भी गाय दान, अंतिम इच्छा उसकी पूरी हो गई। क्या पूस की रात में हल्कू रोज खेत की रखवाली करता है, क्योंकि फसलों को बेचकर जमींदार को कर्ज देना है। लेकिन एक दिन नील गाय चलती है, जबरा कुत्ता भोंकता रहता है, लेकिन उठता नहीं है, कहता बहुत अच्छा है, खेत को चर लेने दो, अब हमें खेती की चिंता नहीं होगी, मैं मजदूर बन जाऊंगा। वो कहानी क्या देती है कि आज किसान कैसे परेशान है। उस समय हल्कू परेशान था, आज तमाम अन्नदाता परेशान है, आज कोई युवा वर्ग खेती नहीं करना चाहता है। प्रेमचंद उस समय कहते हैं, समाज को बताते हैं, आज भी प्रासंगिक। कहते क्या, हल्कू का नील गाय खेत चर गई है और हल्कू बेपरवाह है, इसलिए तुम हंस रहे हो। क्या सुजान भगत का ये मंत्र कहानी है। एक डॉक्टर थे चड्ढा, और चड्ढा डॉक्टर सुजान भगत का इकलौता लड़का था, लेकर जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन चड्ढा इनकार कर देते हैं, कहते नहीं मेरा इस वक्त गोल्फ खेलने का है, मैं नहीं देख सकता। उनका लड़का सांपों का एक वैज्ञानिक था,
वो दिखा रहा था अपने जन्मदिन पे। उसके दोस्तों ने कहा कि ये तो लगता है इसके दांत निकाल दिए। कहा नहीं, उसने मुंह को जोर से दबाया। सांप को गुस्सा आया, डंक कर लिया। बहुत जहरीला सांप था, इलाज का अवसर नहीं मिला, मूर्छा की अवस्था में चला गया, लगभग मृत्यु हो गई थी। सुजान भगत बार बार सोचता रहा बदले की भावना से, लेकिन वह था भगत, सबका कल्याण चाहता। गया रात में चुपके से इलाज किया, जिंदा कर दिया। जब ये बात डॉक्टर साहब को पता चली कि जमीन खिसक गई। कह कि आज से मैं आपका पुत्र परिवर्तन कर दी। तो कहते क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ के नहीं आ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। और जो कफन अंतिम वस्त्र है, लेकिन माधव जैसा व्यक्ति चंदे के लगे हुए कफन को बेचकर शराब पी जाए, क्या तुम उन पे हंस रहे हो? तुम समाज के ऐसे लोगों पे टिप्पणी कर रहे हो जो माधव जैसा व्यक्ति है, नशे की हालत में क्या नहीं कर सकता, खेत बेच देता है, घर बेच देता है। नशा नाश का जड़ है भाई, इसका फल अति दुखदायी। क्या ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिसमें तुम इस तरह तुम हंस रहे हो, तुम इस तरह के परिवर्तन कर रहे हो? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, ये फट कैसे गया? ये मेरे जनता के लेखा, ये तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुम्हारी हंसी में भी मुझे व्यंग प्रतीत होता है, तुम्हारी हंसी में भी मुझे कोई न कोई, लेकिन फिर विचार करता हूँ कि आपका जूता फट कैसे गया, कैसे फट गया आपका जूता? मैं ये सोचता हूँ, क्यों? कोई जरूर कहा यह जूता घिसने से फिटता है, लेकिन आपकी उंगली बाहर है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका जूता बहुत चक्कर काटते होंगे, लगता है समाज को देखते होंगे, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। कभी साहित्यकार की कल्पना हर जगह होती है, समाज के एक एक पहलुओं को देखता है। जिसको हम सामान्य नज़रों से देखते हैं, साहित्यकार विशेष नज़रों से देखता है। जिस पत्ती पे ओस की किरणें गिरती हैं हम उसे पानी की बूंद समझते हैं, लेकिन एक साहित्यकार क्या समझता है? साहित्यकार उसे मोती समझता है। आज सुबह देखा एक मोती पड़ा था एक पात पर, एक कविता लिख दिया। आज देखा एक मोती पड़ा हुआ था एक पात पर, एक पत्ते पर एक मोती पड़ा। और हमने देखा साहित्यिक नज़रों से नहीं देखा। देखिए नज़रिया होता है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे देखने की नज़रिए पे। यानी नज़रिया क्या है? यानी जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं दुनिया उसी रंग की नजर आती है। काले रंग का चश्मा लगा रहे हैं, दुनिया काले रंग की नजर आती है। आप नीले रंग का चश्मा लगाते हैं, दुनिया नीले रंग की नजर आती है। जैसी आपकी सोच होगी दुनिया वैसी दिखती है। और इस मतलब भरी दुनिया में कोई किसी का होता नहीं। मतलब भरी इस दुनिया में कौन किसी का होता है? इस मतलब भरी दुनिया में कौन किसका होता है? जिसे समझो अपना वही बेगाना होता है। जिसको आप समझ रहे हैं हमारा बहुत हित ऐसी है, ये आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि पितृ की परख करना है तो हॉस्पिटल के बेड पर और जेल के गेट पर। अगर ये दोनों जगह पे देखिए, आप बेड पे पड़ गए, कहेंगे जाएंगे नहीं, हमारा मित्र है, कुछ न कुछ याचना कर दिया, कुछ न कुछ हमसे मांग लिया, आप इसके यहाँ जाएंगे नहीं। कुछ मांग लिया तब कहाँ से होगा? जेल के गेट पे तो और नहीं जाएगा, हॉस्पिटल के गेट पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन जेल के गेट पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचेगा अरे कहीं मेरा नाम ले लिया, मैं भी आपराधिक श्रेणी में हो गया, मेरा क्या होगा, इसलिए नहीं जाएगा। तो परख करनी चाहिए। कहते तुम समाज में लगता है चक्कर काटते हो, समाज में देख रहे हो कोई सुजान भगत है, कोई माधो है, हल्को है, होरी है, ऐसे लोग। समाज में क्या हो रहा है? समाज में क्या कमियां हैं? क्योंकि किसी भी समाज का साहित्य उस समाज को पूरी तरह से दर्पण की तरह दिखाता है। तुलसीदास के समय जो लिखा गया, तत्कालीन समाज में जो चीज़ें हो रही थी वो लिखा गया था। नारियों की दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने दिखाया कि नारी हानि विशेष क्षति नाई। वो अपनी पंक्तियों में लिखते हैं, जो जनता बंधु बिछोहा, कि अगर मैं जानता कि वन में जाने से मेरा बिछड़ हो जाएगा तो मैं पिता की वचनों को नहीं मानता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, ढोल गवार शुभ्र पशु नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। ये सब उस समाज की बातें हैं, आज नहीं। आज तो नए स्त्रियों को हमारा संविधान बराबरी का दर्जा। इसलिए हरिशंकर प्रसाद जी कहते लगता है कि तुम समाज के चक्कर काट रहे थे,
चक्कर काटने से तुम्हारा जूता लगता है फटा है। क्यों? इस पे ये हमको यहीं पे विराम करना होगा, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। एक भाग में और आशा है कि आपका जो है वीडियो समाप्ति की ओर, लेक्चर समाप्ति की ओर होगा, तभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे। इस में आपने इस पूरी रचना में आपने देखा कि किस प्रकार रविशंकर तिवारी हरशंकर परसाई किस तरह के व्यंग करते हैं समाज के लोगों पे जिनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति है। साहित्यकार है प्रेमचंद जी, कहीं भी दिखावा नहीं है, इसलिए हम सभी को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें भी किसी भी स्थिति में दिखावा नहीं करना चाहिए। आशा है कि आप जरूरी हरशंकर परसाई के इस व्यंगों को देखेंगे, समाज में हो रही घटनाओं का आप भी अवलोकन करेंगे। आप अपने अंदर खुद दिखावे की प्रवृत्ति से आप ऊपर रहेंगे, दिखावे की दुनिया से, मतलब की दुनिया से आप अलग होंगे। चलिए आज यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बाद में पुनः आपसे मुलाकात होती है। ओके बाय।